हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। कैसे हैं दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ो आप लोग। जिन बच्चों ने 4 बजे की क्लास नहीं देखा फ्रेंड्स, ज़रूर देखिए। अच्छी क्लास थी। आपको एक नया चैप्टर पढ़ाया गया जो कि काफ़ी बेस्ट रहा है। आई थिंक मैंने बढ़िया एक्सप्लेन किया आपके सामने, बढ़िया बताया आपको, सिंपल सिंपल बातें। आई होप आप समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में। तो यहाँ पर आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। नाम है शानी क्लासेस। आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं मैं पढ़ाने क्या वाली हूँ। थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा। फिलहाल के लिए मैं हिंदी के प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि पुराने पेपरों में आए हुए ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव नहीं आते। 5 ही ऑब्जेक्टिव आते हैं, अदरवाइज सब लिखने को आते हैं। तो मैं आपको लघुत्तरी, अति लघुत्तरी कहिए, चाहे जो कहीं एकदम मिक्स लेके आई हूँ। आपका ये हिंदी का रिवीजन चल रहा है, कहीं से भी लिया है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, पूरा पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद रिवीजन कर रही हूँ तो मैं हर जगह से। तो आप मेरे साथ ये प्रश्नों को एंजॉय करिए और खुद से भी रिवीजन स्टार्ट करिए। जो नोट्स आपके पास है, बनाया है, पढ़ा है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपकी टीचिंग लगी है, टीचिंग पे जाइए, कार्य अपना अच्छे से करिए। एक बात बहुत ही आपको एश्योरिटी के साथ कहना चाहती हूँ कि पीएनपी का जो गेम है ना, वो बहुत दर्दनी है। दर्दनी इस सेंस में है कि ये हर एक काम को बहुत इतनी सडनली आपको कर देंगे कि आप अगर नहीं प्रिपेयर हैं तो फंस जाएंगे। और कभी कभी ये इतना लेट कर देंगे कि आप ऊब जाएंगे। तो इनका कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है कि पेपर 8 मार्च के बाद भी पॉसिबल है और ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात है कि जो बच्चे ये बोल रहे हैं आपको कि मई में होगा थर्ड वालों के साथ, तो थर्ड वालों के साथ नहीं पॉसिबल। रीज़न, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने के बाद पेपर हुआ। 6 महीने से पहले कभी पेपर हुआ नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ। तो जब उन बच्चों का दिसंबर में पेपर हुआ है, जनवरी से उनका सेशन स्टार्ट हुआ है, 10 जनवरी से शायद, तो जनवरी मान लो 1 महीना, फरवरी 2 महीना, मार्च 3 महीना, अप्रैल 4 महीना, मई 5 महीना, जून में जाके उनका 6ठा महीना कंप्लीट होगा। जबकि आपका जो 6th मंथ है वो इस फरवरी में कंप्लीट होगा। तो 6 महीने के बाद पेपर होता है। तो उन बच्चों का जून में पेपर कंप्लीट होगा और वो बच्चों का पेपर फिर जुलाई तक होने की उम्मीद है, जुलाई तक। ठीक है, अगर 1 महीना लेट होगा तो सही सही टाइमिंग उनका जुलाई में है। तो क्या आपका पेपर उनके साथ जुलाई में होगा? आपका 1 साल का गैप हो जाएगा? ऐसा नहीं है। और दोनों टाइम हो सकता है कि 15 दिन का गैप हो, ये भी हो सकता है कि 15 दिन का गैप हो। फिर आपका पेपर अगर फर्स्ट वालों, थर्ड वालों के साथ होगा, दैट मीन आप समझ रहे हैं लास्ट मई में होगा। अगर उनके साथ आपका हुआ पेपर तो आपका पेपर 25-30 मई, लास्ट मई या जून के स्टार्टिंग महीने में होगा। उससे पहले फिर नहीं होने वाला। और अगर होना होगा पहले तो ये पेपर होली के बाद आपका अलग से हो जाएगा, उनका अलग से होगा। अब ये पीएनपी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या करवाती, क्योंकि पीएनपी को इस साल यूपी टेट भी करवाना है और यूपी टेट में उसको थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों को बैठाना है। आप बैठेंगे कि नहीं? बैठने के लिए तो एलिजिबल है ही है अगर आप सभी लोग, तो वो इस रणनीति में भी रहेगा कि आपको बच्चे सारे बैठ के पेपर दे पाएँ। तो ये काफ़ी लंबा गेम है, तो उस गेम में मत पड़िए फिलहाल। हम आपको एश्योरिटी इसलिए कहना चाह रहे हैं कि जो इस चक्करों में है कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फ्रेंड्स हो तो जाएगा लेकिन दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि प्रिपेयर रहिए, फिर चाहे जो होगा। ठीक है, ध्यान से, एकदम सिंपल तरीके से। चलिए, ये रही बात की बात जो मैंने आपको बता दिया। फिर आइए प्रश्न करते हैं हिंदी के प्रश्न। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। शब्द आपके ग्रामर में है, अर्थ के आधार पर आपको शब्दों के भेद लिखने हैं। 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आती हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि मैम शब्द के बारे में तो आपने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा तो है ना, तो ध्यान रखिएगा। ये आता है, आया भी हुआ है कई बार। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को देखेंगे तो 5: एकार्थी, अनेकार्थी, समरूपी यानी कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, उसके बाद पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, दे आर टोटल 5। तो ये आपको अति लघुत्तरी में और लघुत्तरी में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण। तो ये 2 नंबर 1 नंबर में आता है, हर बार ही आया है। तो आप इसकी एक छोटी सी परिभाषा बताएंगे कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ ऐसे भिन्न शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं। ठीक है, उसको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, उदाहरण मैंने ज़्यादा लिए हैं। रीज़न क्या है कि आप इसी बहाने मेरे साथ रिवीजन कर लेंगे तो शायद आपको चीज़ें याद हो जाएंगी ज़्यादा। आइए एक एक पर्यायवाची देखते हैं। असुर, असुर मतलब होता है क्या? दानव, धनुज, दैत्य, निशाचर और राक्षस।
ये आपको बहुविकल्पी में पर्यायवाची देखने को मिलेगी। पर्यायवाची वाला ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें भी आता है, लिखने को भी आता है, ध्यान रखिएगा। कहेगा कि असुर की 3 पर्यायवाची बताइए, अमृत की 5 पर्यायवाची, अमृत की 2-3 ही मेनली बोलता है। ये हो गया असुर, दानव, धनुष, दैत्य, निशाचर, राक्षस। अमृत, सुधा, पीयूष और सोम। आकाश, अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान। अश्व, घोड़ा, है, तुरंग, घोटक, बाजी भी कहते हैं। आनंद, हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता। आगे चलिए, इच्छा, मनोरथ, कामना, चाह, आकांक्षा। ईश्वर, प्रभु, ये ईश्वर गलत है, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश, परमेश्वर। इंद्र यानी देवेंद्र, तो महेंद्र, सुरपति, सुरेश, देवराज, देवेश। आगे बढ़िए, गंगा, गंगा नदी हमारी, सुर नदी, निपुण, दक्ष, कुशल, या कह सकते हैं कि जानवी, देव नदी, सुरसरी और त्रिपथगा, त्रिपथगा भूलिएगा नहीं, आता है। चंद्रमा, शशि, चंद्र, राकेश, चांद, मयंक, इंदु। ठीक है, चंद्रमा तो नाम ही हो जाता है पूरा पूरा। जल, पानी, नीर, वार, सलिल। पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, मही, भूमि, धरती। सूर्य, भानु, रवि, दिनकर, दिनेश, दिवाकर, इनकी भी पर्यायवाची, सूर्यदेव की भी पर्यायवाची नाम में जाती है। सिंह, वनराज, केहरी, पंचानन, मृगराज। तो ये पर्यायवाची है। मुझे तो कम ही उदाहरण लेने थे, लेकिन मैंने कहा कि ले लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। आई होप मैंने एक अच्छा प्रयास सोचा है आपके लिए। फिलहाल लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कोई भी, मैं सोच रही हूँ तो आप भी सोचें। आपके लिए कोई बढ़िया चीज़ करेगा तो आप उसके लिए नहीं करेंगे, आप लोग ऐसे ही कहेंगे टाटा बाय बाय, नहीं ना। दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। जब जब मन मिल के कार्य करेंगे तब तो सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। तो वो कैपेबिलिटी, पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए कि हाँ कहीं क्लास चल रही है, आप कहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो आओ। विस्मयादिबोधक किसे कहते हैं? विराम चिन्ह का प्रश्न है, 2018 में आया हुआ है। विस्मयादिबोधक ये है चिन्ह, भूलना नहीं। भावों को प्रकट करने हेतु, जैसे भय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं, और वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, हाय यह क्या हो गया, रे बाप रे। ठीक है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं वाह क्या सुंदर दृश्य है, वाह चाय पी के तो मज़ा आ गया। ठीक है, ताज वाला ऐड आता है ना, देखो, वाह ताज, वाह क्या कहते हैं, ऐसे कुछ कहता है ना, सरताज करके क्या कहता है, ऐसे कुछ कहता है, तो वो बोलता है, मस्त ऐड आता है, तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक है। आप ऐसे परिभाषा लिखो। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रयोग पूछा गया है, फिर आपने उदाहरण देकर साबित किया, तो आंसर में आपको जहाँ पर एग्जाम्पल बनता है वहाँ एग्जाम्पल बिना दिए मत आइएगा, नंबर अगर पूरा चाहिए तो। आगे चलिए, फिर आ गया अग्नि, अमृत, गुरु का एक एक समानार्थक शब्द बताइए। 2018 का डीलेट में आया हुआ प्रश्न है। अग्नि को आग, अमृत को पीयूष, गुरु को अध्यापक। आगे चलिए, 5वां, अवतरण या उद्धरण चिन्ह को क्या कहते हैं? अवतरण या उद्धरण चिन्ह को क्या कहते हैं? चाहे अवतरण चिन्ह लिखा हो या उद्धरण चिन्ह लिखा हो, दोनों एक ही है। समझ पा रहे हैं? अवतरण या उद्धरण दोनों पूछ सकता है, दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा कि अलग अलग है। तो ये जो अवतरण या उद्धरण चिन्ह होता है ना, इसके 2 रूप होते हैं, एक दोहरा होता है और एक इकरा होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इंग्लिश ग्रामर सुना होगा। अब क्या है वो बता देती हूँ। इकरा उद्धरण मतलब एक कॉमा लगा होगा, यहाँ पे मैं कॉमा लगाना छूट गया है, कोई बात नहीं, टाइप किया बट मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे एक कॉमा लगा है ना, तो एक यहाँ पर लगा रहेगा। इकरे उद्धरण चिन्ह, इसका प्रयोग वाक्य में जो यहाँ पर प्री है, कवि या लेखक का उपनाम, पाठों का शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं का नाम जब हमें कहीं भी सूचित करना रहता है या दर्शाना रहता है तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिमल ग्रंथ, तो ये देखिए आप। ठीक है, तो यही है इकरा उद्धरण है, जहाँ पर हमको किसी लेखक के नाम को दर्शाना है, कोई अलग चीज़ है या पाठक का शीर्षक है या कुछ और है, तो वो बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह जो होता है, वक्ता के कथन को यथावत यानी कि ज्यों का त्यों जब हमको दर्शाना रहता है तब हम उद्धरण चिन्ह का दिखाते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग दिखाते हैं। तो विराम चिन्ह का भी जो 14-13 विराम चिन्ह मैंने आपको बताए हैं, उनके चिन्ह से अवगत रहिए, उनकी परिभाषा से अवगत रहिए और उनके एक एक उदाहरण को पहले से तैयार करके रखिए, क्योंकि विराम चिन्ह से प्रश्न बनता है और कभी कभी सीधा ही पूछता है कि विराम चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं। तो इस बात के लिए प्रिपेयर रहिए कि प्रश्न आपको बन जाएगा। आगे चलिए,
रा वर्ण कितने प्रकार से लिखते हैं, रा वर्ण को कितने प्रकार से लिखते हैं, 2018 में आया है। सोच लीजिए अब ये रा वर्ण को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा प्रश्न बन सकता है। सिलेबस में कुछ नहीं है, ये जाहिर चीज़ सिलेबस में। अब रा वर्ण कैसे लिख सकते हैं ये थोड़ी पूछा गया है, लेकिन लिखते हैं जैसे 2 प्रकार से। एक हम ये यहाँ पर देखिए उड़ंकु रा लगा रहा है और एक हलंत वाला रा लगा रहे हैं, तो ये भी रा है और ये भी रा है, तो 2 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। पुनर प्लस जन पुनर्जन और ग्रह गर प्लस हण मतलब ग्रहण, तो 2 तरीके से हलंत वाला रा लग रहा है और एक पुनर वाला उड़ंकु रा लग रहा है, तो 2 तरीके से हम रा का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि डीलेट 2018 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 7वां, लिखने की शिक्षा के उद्देश्य बताइए। जो आप लिखावट लिख रहे हो, जो लेखनी आप लिख रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है, उसके शिक्षा का उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट है कि लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करते हैं कि जिससे वह अपनी भावना और अनुभूति को अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। जैसे आपको ये कला अगर नहीं आती रहेगी, आपको ये लिखने की कला से आप अवगत नहीं, आपको इस कला के बारे में नहीं पता है, तो कभी आपको अपनी जीवनी लिखनी होगी, किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखनी होगी, तो शायद आप नहीं लिख पाओगे। शायद आपने जैसे आप कोई ने मार्मिक वर्णन लिखना है, कोई घटना का देखा हुआ चीज़ लिखनी है, तो शायद नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपने लिखना सीखा ही नहीं है। तो वही चीज़ है कि लिखने का सिखाना, लिखना सिखाने का शिक्षा में जो उद्देश्य है वो यही होता है कि बच्चे को आप इस काबिल बनाओ कि वो अपनी बात को अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त कर सके। क्लियर, ठीक है। आगे चलिए, बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक उद्देश्य यह भी है कि लिखते समय यथास्थान समसामयिक और विराम चिन्ह आदि का भी प्रयोग सीखें। जैसे आप जब लिखेंगे तो कहाँ पर विराम चिन्ह से पढ़ते जाओ, ब्ला 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 ऐसे पढ़ते जाओ, समझ में आएगा किसी को? कभी नहीं आएगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप पढ़ो, राम जाता, राम जाता है, राम जाता है, राम जाता है, सुनाई ही नहीं दिया क्या? राम जाता है, राम जाता है, सुनाई दिया? सुनाई दिया ना। और राम जाता है, राम जाता है, राम जाता है, राम जाता है, सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो वही चीज़ है कि जब आप बच्चे को लिखना सिखाओगे तब आप उसको विराम चिन्ह का कहाँ पर प्रयोग करना है, बेटा ऐसा पढ़ो, ऐसा लिखो कि लोगों को समझ में भी आए, कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर लगाना है, कहाँ पैराग्राफ को छोड़ना है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ों की शिक्षा आप दो। इस शिक्षा दोगे तो उसका लाभ क्या होगा, वो बच्चा विराम चिन्ह पहले जान जाएगा क्या होता है, राइटिंग भी उसकी सुधरेगी, कितने पैराग्राफ में अब पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए, क्या उचित होगा, तो इन शब्दों का प्रयोग वो सीख जाता है। तो ये चीज़ उसके प्रॉफिट में हो जाती है। नेक्स्ट, बालकों ने पढ़ पढ़ कर सुनना, पढ़कर सुनकर अथवा मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया उनके प्रयोग करने के अवसर प्राप्त करने के लिए इन छात्रों को लिखना। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम सुने हैं लेकिन कभी लिखे नहीं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं हमने उनको सुना है, ठीक है, लेकिन हमने कभी उसको लिखा नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, ठीक है। तो आप देखोगे तो आप फिर जब सुनकर कोई चीज़ लिखने का प्रयास करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी सुनकर लिखने की जो क्षमता है, उस शब्द को पकड़ वर्तनी जो होती है वो शुद्ध हो जाएगी। तो वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो फिर उसको आप ही पढ़ पाओ। अब केमिस्ट थोड़ी बनना है हमको तो नॉर्मल लिखना है, नहीं तो डॉक्टर ही पढ़ पाएगा, बाकी कोई पढ़ पाएगा नहीं, ठीक है। मेडिकल स्टोर वाले ही पढ़ पाते हैं, बाकी कोई पढ़ नहीं पाता डॉक्टर की भाषा को, ठीक है। चलो, बालकों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा में ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारतम्य रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा देना। मतलब बच्चे जैसे जो पीएचडी करते हैं वो अगर नहीं जानते होते लिखने का तरीका तो क्या लिख पाते, क्या नहीं लिख पाते। जो लोग ऑथर है बुक लिखते हो कैसे लिखते हैं, तो इसी तरीके से ना। अब जैसे कि अब बहुत छोटी वो बड़ी बात हो जाएगी भाई, कि जैसे मैं अपनी नोट्स बनाती हूँ, ठीक है, मैं किसी किताब से नहीं बनाती, ठीक है। हर जगह का थोड़ा थोड़ा कंटेंट रहता है, देखना है, हेडिंग देखना है, कोई राइटर नहीं है हम, लेकिन लिखते हैं। आपने यूपी टेट की कोर्स, अभी यूपी टेट की क्लास में पढ़ाऊंगी तो उसमें देखना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो मैंने आपको डीलेट में नहीं बताया, क्योंकि आता नहीं, इसलिए नहीं बताया। तो उसका आकलन मुझे हुआ ना कि क्या डीलेट में आता है क्या नहीं आता है, तो उसके बेसिस पे मैं अपनी नोट्स बनाती हूँ ना। तो वही चीज़ है। तो भले वो लिखते नहीं हैं हम हाथ से, वो अलग बात है। तो ये सुव्यवस्थित करना, ये सब भी आप अच्छे से सीख जाते हो, जो आपको ज्ञान प्राप्त है। बच्चों को सुंदर, स्पष्ट और आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना। बच्चों को साफ सुथरा, अच्छी अच्छी बनावट, हेडिंग, जैसे मैं कलर्स चेंज करती हूँ, मैं हेडिंग पे टॉप करती हूँ, अलग अलग चीज़ें हाईलाइट करती हूँ, बताती हूँ, तो वो अच्छा लगता है ना, एक अट्रैक्शन बनता है ना। तो वो चीज़ें हैं। साहित्य स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा देना। मतलब आप जो सीख रहे हो, कोई एक नई चीज़ सीख रहे हो तो उसको परमानेंटली सीखो, अच्छे से सीखने का प्रयास करो। एक अच्छी स्किल है, खराब चीज़ नहीं है, ठीक है। आइए, तो फ्रेंड्स 7 प्रश्न मैंने आपको अभी तक करवा दिए। आई होप आपको समझ में आएगा।
देखो इसमें तो मैंने कई ली, मेरा कई लेने का पर्पज़ क्या है, इस बात को कभी नोटिस किया कि मैम इतना क्यों ले रही हैं? आप हमेशा पूछते हैं इतना, तो फ्रेंड्स नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए ये तो आसान ऑप्शन हो, किसी तो बच्चे के नीचे वाला आसान हो। तब यहाँ पर कई बच्चे आते हैं, तो जिनको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पर आराम से अपना देख लो, कॉपी कर लो, एग्जाम पे जाकर लिख देना। इसीलिए कई सारा लिया है कि जिसको जो आसान पड़े वो वहाँ पर लिख दे। क्लियर? तो समझो कि मैंने ये चीज़ें इतनी ज़्यादा क्यों ली हुई हैं। नहीं तो एक ही बता देती, क्या ज़रूरत है इतना बताने की, लिखा थोड़ी हुआ है कि आप 50 ठो बताओ। तो मैं तो यहाँ पे कितना बताई, 3 4 5 6 ठो बताई। तो कोई 2 याद कर लो, ठीक है, कोई 2 3 2 3 2 3 याद करो, बहुत, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। चलो आगे आ जाओ। रेखा विधि से क्या तात्पर्य है? रेखा विधि, रेखा विधि से आशय यह देखा जाता है कि जब बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं, जब बच्चे आड़ी टेढ़ी लाइन बनाने लगते हैं, तो इस प्रकार की तिरछी खड़ी सीधी रेखाओं को एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है, उनको बड़ा मज़ा आता है। और बच्चे के इस प्रकार की जो रेखा आरंभ वो खिंचवाते हैं या खींचते हैं, उसी को रेखा विधि कहते हैं। बहुत सिंपल। अच्छा, याद आ रहा है कि कब खींचा था आपने पहली बार? कुछ पता है, याद है? सबसे पहला ब्लैक बोर्ड या सबसे पहली कॉपी हमारी कहाँ होती है? हमारे घर की दीवार। ठीक है, हमारे घर की दीवार। और सबसे पहली पेंसिल क्या होती है? मम्मी लोग के जो काजल होते थे वो, या लिपस्टिक होती थी वो। क्योंकि पेन अगर दिख गई तो ठीक, नहीं दिखी तो हम तो उसको शुरू करते थे कि नहीं। फिलहाल मैंने नहीं किया है ये सब बता रही हूँ। तो ये बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल पाते हैं, कोई बड़ा भाई बहन है तो वो जाएंगे, उनको कॉपी तो मिलेगी नहीं, कोई कॉपी उनको देगा नहीं, तो वो दीवार पे अपना पूरा इधर उधर ऐसे वैसे करके जो उनको बनाने को होगा वो बनाने लगेंगे। तो उनकी पहला ब्लैक बोर्ड, उनकी पहली कॉपी घर की दीवार होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर तो ऐसे आप रेखा विधि का है कि आप लाइन खींचना सीखो, टेढ़ी लाइन, खड़ी लाइन, पहले पेंसिल पकड़ना सीखो, पेंसिल चले हाथ में ना हाथ दर्द करने लगता है, तो बहुत सारे रीज़न है। आगे चलिए, 9वां प्रश्न। ये मैडम मारिया मांटेसरी की विधि है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर वाले प्रश्न में आती है लिखने को, बड़े वाले में। क्या है ये विधि, समझाइए, ये आपसे बोल रहा है। चलिए मैं समझाती हूँ, एक बार फिर से रिवीजन हो रहा है ये, जो कि लास्ट के चैप्टर्स में से है। मांटेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने के लिए कुछ विधियाँ अप्लाई की जाती हैं। इसमें लिखने की शिक्षा पर ज़्यादा जोर है, पढ़ने की शिक्षा पर उतना नहीं कार्य किया गया है। मैडम मारिया मांटेसरी एक ऐसी और लेडी थी जिन्होंने विकलांगों के ऊपर, विकलांग बच्चों के ऊपर ज़्यादा जोर देकर कार्य किया है। पहला पॉइंट, सर्वप्रथम बच्चे को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराए। सबसे पहले बच्चों को जो लेखनी है वो पेंसिल पकड़वाने का आदत डलवाओ। यह अभ्यास कार्य कागज या पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां खिंचाकर उनको लेखनी के द्वारा स्याही भरवा कर ही किया जाता है। मतलब आप उनको पेन दो और कॉपी दो, वो जो मर्जी आए, गोला बनाए, टेढ़ा बनाए, सीधा बनाए, कुछ भी बनाए, वो पेंसिल पकड़े, उस पेंसिल को वो चलाना सीखें कॉपी पे। तो पहले मारिया जी ने बोला पहले आप वो सिखाओ। ठीक। दूसरा, बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज, एक रेगमाल का कागज होता है जो फूला फूला रहता है, स्पंज टाइप का, जानते होंगे, देखा होगा, अगर नहीं तो पता सुना होगा। रेगमाल का कागज होता है, फूला फूला रहता है, उसको दबाओ तो दबता है। तो रेगमाल का प्रयोग किया है, रेगमाल पर अक्षर का स्वरूप बनाया जाता है। रेगमाल मोटा सा है तो उसमें अक्षर काट देते हैं। रेगमाल कैसे बताऊँ आपको, शायद पता, रेगमाल, फ्रेंड्स गाड़ी जो धुल जाती है, कार वार, तो देखो एक स्पंज टाइप का लोग लिए रहते हैं ना, उसमें जो है साफ़ करने का जो भी डालते होंगे, डालते हैं साफ सफाई के लिए, उसके बाद जो है उसको ले जाकर उसको साफ़ करते हैं, तो वो देखो दबता है, हाथ से दबाओ तो दबता है। तो वही वही रेगमाल टाइप का कागज़ भी होता है। तो उस पर ए का अक्षर काट देंगे, बी का अक्षर काट देंगे और फिर बच्चों को बोलेंगे कि इसके ऊपर उंगली चलाओ। तो वो बच्चा की आदत हो जाएगी कि ए ऐसे बनता है, उसको बार बार ए ए ए समझ में आ जाएगा, उसकी उंगली ऐसे चलने लगेगी ना, तो वो पेंसिल जब पकड़ेगा तो बिना बिना देखे वो ऐसे ए बना देगा। तो वही रेगमाल है। तो इसका प्रयोग करके उंगली को फेरवाने का प्रयास किया, जिससे बच्चे उंगली फेरना सीखें। कितना दिमाग लगाते थे लोग। धीरे धीरे उक्त रेगमाल पर कागज पर उंगली फेरते फेरते पालक उसी ध्वनि का उच्चारण भी का, फिर बोला जाता था, बोलो बेटा का, बेटा का, तो बेटा भी बोले का, स्वाहा स्वाहा वाला। फिर बेटा बोलो का, तो बेटा बोले का, ऐसा करते करते उंगली से भी उंगली चलानी आ गई और बोलना भी आ गया। इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि, सम्य और परस्पर संबंधित लिखना और बोलना दोनों सीख गए धीरे धीरे। ठीक है। अब ये सारी विधियां ही हैं, यही मैंने 3 ही लिखा, मतलब 3 ही पॉइंट लिखा, क्योंकि उसमें यही बात बताई कि अब मैंने जब पढ़ाया था आपको तो बहुत सा गत्ता कटवा लिए थे, आज मैंने रेगमाल लिया। याद आ रहा है, क्लास लिया है कि नहीं?
यही बोले थे कि मोटा मोटा गत्ता कटवा लेते हैं, उस पर उंगली चलवाते हैं तो बच्चा सीख जाता है। आज मैंने रेगमाल ले लिया। तो कई तरीके हैं, एक ही तरीका थोड़ी है। अब जैसे इतने सारे रूल रेगुलेशन, कॉलेज अलग अलग है, रूल रेगुलेशन अलग अलग है, तो वैसे ही है। आप चाहे जो इस्तेमाल करके पढ़ाओ लिखाओ सिखाओ। आगे बढ़िए। समझ में आ रहा है ना? तो लाइक तो बनता है भाई आज की क्लास के लिए। ठीक है, रिवीजन है, हिंदी है, इंपॉर्टेंट है, तो क्या हुआ? 25 में मिल जाएगा तो वो भी बढ़िया। 90% के गोल तक पहुंचने में मदद ही करेगा, नंबर नहीं काटेगा आपका। चलिए 10th देखिए, पेस्टोलॉजी विधि का परिचय बताइए। पेस्टोलॉजी विधि में बालक को सरल से कठिन की ओर ले जाए, जो सरल होता है उसको शुरू करते हैं, फिर टफ तक ले जाते हैं। उनको सर्वप्रथम अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। सबसे पहले उनको अक्षरों से मिलवाया जाता है, अक्षरों का उनको ज्ञान करवाया जाता है। आकृति को विभिन्न टुकड़ों को फिर विभक्त कराया जाता है, फिर छोटी छोटी आकृति छोटे छोटे टुकड़े में खंड करके सिखाने का प्रयास करते हैं, और बच्चे फिर एक एक क्रम में क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं और सीख भी जाते हैं। क्योंकि हमको पता है कि अगर हम कोई चीज़ टुकड़ों में सीखते हैं, खंड करके सीखते हैं, तो शायद संपूर्ण से हम डर जाएं, लेकिन अगर हम वही चीज़ टुकड़ों में सीखते हैं तो हम आसानी से सीख जाते हैं। क्लियर? जैसे ट्रेजर हंट वाला गेम होता है, क्लू ढूंढो और खोजते जाओ, उस तरीके से। इसके पश्चात टुकड़ों के योग के रूप में पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है। उसके बाद पहले ही वे वर्ण सिखाए जाते हैं जो कि सरल होते हैं, मतलब पहले छोटे छोटे सरल हैं उनको सिखाएंगे, उसके बाद कठिन वर्णों की तरफ लेके चलेंगे और उनकी शिक्षा दीक्षा देकर उनको आगे ऐसे करके क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारी अक्षर की आकृति के आपके दिमाग में बनाते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स 20 मिनट, 21 मिनट, 22 मिनट की क्लास हो रही है। बनाया मैंने 20 क्वेश्चन था, लेकिन 10-10 एक दिन में करवाऊंगी। देख लो पूरा PDF तैयार किया मैंने। तो PDF तैयार करने में कितना मेरे लिए वक्त जाता है, आपके लिए करो, सबके लिए करो, लेकिन जो है आप लोग मेहनत नहीं करते हो मेरे लायक। जोर से मेहनत करो फ्रेंड्स, अच्छा रिजल्ट लेके आना। ठीक है, प्रयास करो, हो जाएगा। करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, 10 प्रश्न करवा दिया है, 10 के आगे 10 और है जो कल करवा दूंगी। तो 10-10 पढ़िए, देखिए, सीखिए, समझिए। कोई दिक्कत होती है तो पूछिए, हम तो हैं ही बताने के लिए। तो आपको बेस्ट से बेस्ट बताएंगे, सिखाएंगे, हर एक बात को क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में पूछिए। फ्रेंड्स हैं, एकदम ओपन होकर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो पाएगा हम आपका प्रयास ज़रूर करेंगे बताने का। मिलते हैं नेक्स्ट में कल शाम को 4 बजे, 5 बजे। कोई दिक्कत होगी पूछिएगा, नया टॉपिक के साथ देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, जैसा कि हमेशा करते हुए आए हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।